एक तो साइबर क्राइम इस समय सबसे ज़्यादा जो हो रहा है, गाज़ियाबाद की मैं बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पे, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है वो शेयर ट्रेडिंग का फ्रॉड हो रहा है। शेयर ट्रेडिंग के हुँ, फ्रॉड में होता क्या है कि इस समय हर व्यक्ति इंस्टा और फ़ेसबुक इन पे जुड़ा हुआ है। इंस्टा पे आप वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं, तो आजकल बहुत सारे शेयर के वीडियो आते रहते हैं कि आप ये 5 पैसे का या ₹5 का शेयर ले लीजिए और आप इतने दिनों में इतने हो जाएँगे। इस तरीके के भी आते रहते हैं। साथ में किसी एक रिनाउंड हस्ती का जैसे मुकेश अंबानी जी हैं या किसी का भी एआई के थ्रू बना हुआ एक वीडियो आएगा। उस वीडियो में आपको वो बताएगा कि शेयर ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए और हमारी टीम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टिप्स देगी और आपको हेल्प करेगी। और वो नीचे एक लिंक दिया होता है अप्लाई नाउ या कुछ भी रिक्वेस्ट का इस तरीके से दिया था। उस पे जैसे आप क्लिक करते हैं, वो तुरंत आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में पहुँच जाते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग उसके एडमिन होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो सारे के सारे स्टॉक मार्केट के, शेयर मार्केट के अच्छे जानकार लोगों की डीपी वो लोग लगाते हैं उसमें। और उसमें जिस तरीके के टिप्स दिए जाते हैं, वो टिप्स भी नेक्स्ट लेवल का होता है। और वो निश्चित रूप से शेयर मार्केट के जो अच्छे प्रभावी लोग हैं, वो लोग उसमें इन्वॉल्व ज़रूर हैं, भले उनका फेस सामने नहीं होता है, फेस किसी और का होता होगा, लेकिन चूँकि उसमें मैसेज के थ्रू ही टिप्स दिए जाते हैं और वो टिप्स सारे सॉलिड टाइप के टिप्स होते हैं। और वो टिप्स करंट मार्केट्स में वो उनका असर दिख रहा होता है कि आप ये वाला शेयर लीजिए, इतने दिन होल्ड करिए, उसके बाद ये बेच दीजिए तो आपको इतना प्रॉफिट होगा। वो एक्चुअल में उसके उनकी एनालिसिस इतनी तगड़ी होती है कि वो हो रहा होता है। हमारे यहाँ एक भारत इलेक्ट्रिकल के एक रिटायर्ड डिप्टी जीएम थे। उन्होंने लगभग 3 महीने तक इनकी क्लासेस इसी तरीके से अटेंड की। वो भी पूरे 1 घंटे सुबह, 1 घंटे दोपहर, 1 घंटे शाम वो अटेंड करते थे। अटेंड करके उनके पूरे झांसे में आ गए वो। उसके बाद ये लोग क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि जैसे आप शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप सेकेंडरी मार्केट में शेयर ट्रेडिंग करते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवा के आप किसी भी एचडीएफसी में या एक्सवाईजेड जीरो एंजल है या कोई भी इसमें आप अकाउंट खोलते हैं और अकाउंट खोल के आप उस पे ट्रेडिंग करते हैं। वहाँ पे अमूमन जो आईपीओ होता है, किसी भी कंपनी का जब आईपीओ लॉन्च होता है, तो वो आईपीओ 2 लाख रुपए से ज़्यादा का किसी व्यक्ति को अलॉट नहीं होता। और उसका अलॉटमेंट भी वो लॉटरी से मतलब वो करते हैं। तो ये लोग आपको कहते हैं कि हम आपको सेकेंडरी मार्केट से प्राइमरी मार्केट में ले जाएँगे, हमारी कंपनियों से डायरेक्ट लिंक हैं और हम आपको सीधे आपको जितना आप चाहेंगे उतने पैसे का और जितनी मात्रा में चाहेंगे उतनी मात्रा में आईपीओ आपको उपलब्ध कराएँगे। ये कहते हैं आप शेयर मार्केट में आप सेकेंडरी मार्केट से करते हैं, हम सीधे कंपनियों से आपकी लाइजनिंग करके बल्क में थोड़ा-सा मोल-भाव करके हम आपको सस्ते में शेयर दिलाएँगे। इस तरीके की ये बातें करके और उनको एकदम पूरी तरह से इन्फ्लुएंस में ले लेते हैं। और चूँकि हर व्यक्ति जो पढ़ा-लिखा है, जो जानकार है, इसमें फँस वही लोग रहे हैं जो नेक्स्ट लेवल के अच्छे ठीक-ठाक इंटेलेक्चुअल लोग हैं। उनको जो भी नॉलेज है वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग करने का होता है, वो उनको सेकेंडरी मार्केट से प्राइमरी मार्केट की बात कह के उनको वो ले जाते हैं अपने एक प्लेटफ़ॉर्म पे। उनका अपना ऐप होता है, जो ऐप इस समय गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाता है, एप्पल के ऐप स्टोर पे भी मिल जाता है। वहाँ से वो ऐप उनको डाउनलोड कराते हैं। उनको चूँकि इन स्टोरों पे वो ऐप मौजूद होता है, तो उससे उनको लगता है कि इसकी क्रेडिबिलिटी है इस ऐप की और वो उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। करके उसपे फिर ये जो एक ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होता है, उसमें से एक छोटा ग्रुप बना देते हैं और उस छोटे ग्रुप में एक आदमी उनका होगा और एक ये जो अ, है वो होगा और इनको वो डिफरेंट अकाउंट्स देते हैं। उन अकाउंटों में आप पैसे डालिए और वो पैसा इनके जब वो पैसा डालने का स्क्रीनशॉट डालते हैं, तो वो उस ऐप में रिफ्लेक्ट होता है और उस ऐप पे ये ट्रेडिंग कराते हैं और वहाँ पे ट्रेडिंग करा के उनका पैसा बहुत तेज़ी से वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होता है और देख के ये बहुत खुश होते हैं। और ये छोटे पैमाने पे नहीं कराते। जब ये बोलते हैं तो बोलते हैं हमारे यहाँ चूँकि बल्क ट्रेडिंग होती है और ये होता है तो हम लाख 50,000 से नहीं करते। आप कम से कम 10 लाख 15 लाख के अमाउंट से आप एंटर करिए। ये बोलते हैं और बहुत बड़े अमाउंट से ये एंटर कराते हैं और उसके बाद वो इतना तेज़ी से ग्रोथ दिखाते हैं कि आदमी एकदम लालच में आ जाता है और वो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख इस तरीके से। अभी कल की डेट में मेरे यहाँ एक आया है, वो 1 करोड़ 55 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है उसके साथ शेयर ट्रेडिंग का। मरीन इंजीनियर है और उसने अपना और अपने दोस्तों का पैसा सब पूरा लगा दिया उसने उठा के उसमें। तो ये पढ़े-लिखे और इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे अब जैसे मैंने एप्पल को आईफ़ोन वालों को इनको मैंने लिखा कि आप अपने
ऐप स्टोर से इस ऐप को हटाइए और इसकी क्रेडेंशियल दीजिए। तो क्रेडेंशियल तो उन्होंने नहीं दिए उस ऐप के, लेकिन उन्होंने ऐप को हटा दिया। इसी तरीके से जब मैंने गूगल वालों से माँगा, तो गूगल वाले बोलते हैं कि ये ऐप जो है वो आयरलैंड से वो हुआ है, अपलोड हुआ है, तो हम इसे नहीं दे पाएँगे, आप आयरलैंड गवर्नमेंट के थ्रू आइए। तो वो इस तरीके से घुमा देते हैं बट वो ऐप हटा देते हैं। जब हम उसकी शिकायत करते हैं, तो अमूमन ऐप हट जाता है उस प्लेटफ़ॉर्म से। तो इस तरीके से ये हो रहा है और इसमें जो मोबाइल नंबर्स इसमें बहुत सारे यूज़ होते हैं एडमिन्स के, सब इंडिया के नंबर हैं और वो सारे नंबर यहाँ से दुबई जाते हैं और उनकी जब आप आईपी निकलवाएँगे तो वो आईपी दुबई की निकलती है और उसके आस-पास की निकलती है और उसमें जो अकाउंट्स में ये बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट्स को यूज़ करके पैसा उसमें लेते हैं और पैसा लेके तेज़ी से ये ट्रांसफ़र करते हैं और इनका जो मेन लक्ष्य है वो पैसे को रूट करके दुबई ले जाने का, तो वो सीधे पैसे नहीं ले जाती है। ये तो उसी पैसे को ये फ्रॉड में ही यूज़ करते हैं। जो पैसे फ्रॉड में ये पाए रहते हैं, उसी को फ्रॉड में ही यूज़ करते हैं। जो फ्रॉड में लगे हुए लोग होते हैं, उनको सैलरी देने में या किसी और काम में इस तरीके से यूज़ करते हैं। दूसरे ये इस पैसे को निकालते हैं मार्केट में जो पैसे का जीएसटी बचाने के लिए या बाकी सब चीज़ों में जो व्यापारी करते हैं कि दिन भर वो कैश में माल बेचते हैं और उनको वो सारा पैसा उनको बुक्स में चाहिए होता है। तो वो वहाँ पे ये लोग जो मार्केट में पहले से प्रैक्टिस चल रही है, उसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं। और वहाँ पे जो लोग अकाउंट से पैसे दे के और कैश में ले लेते हैं और 1% 2% 4% का ये काम कर रहे थे, उसी काम का ये फ़ायदा उठा के पैसे इन फ्रॉड अकाउंटों से उन व्यापारियों के अकाउंट में जाते हैं और वहाँ से वो कैश जो मिलता है इनको, उसको लेके ये जो भी क्रिप्टो के जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, उनको ये पैसे दे रहे हैं और उससे वो इसे क्रिप्टो करेंसी में यूएसडीटी में या जो भी वो चाहते हैं उस करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं और कन्वर्ट करके उनके दिए हुए वॉलेट में ये उस पैसे को डाल देते हैं और उस पैसे को फिर ये अपना दुबई से या बाकी जगहों से अन्य कंट्रीज से निकाल लेते हैं। इस तरीके से पैसा बहुत तेज़ी से साइफ़न हो रहा है और ये पैसा जब आप इस पे मनी टेल पे काम करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे तो आपको जिन बी अकाउंट्स में जा रहा है उनमें मैक्सिमम लोग जो है ना वो सब व्यापारी या भले लोग भी ऐसे हैं जो इसमें फँस रहे हैं। अभी एक मामला आया था, उसमें हमारे विक्टिम का पैसा जिस अकाउंट में गया था, उस अकाउंट से इंडियन एक्सप्रेस और इन सब जगहों पे एक फॉरेस्ट्रो ने बड़े-बड़े ऐड दिए थे और उस एजेंसी को अकाउंट में पैसे देके उसको ऐड दिया है। हमने जब 5 लाख वहाँ से रिफंड का ऑर्डर कराया, तो वो व्यक्ति वो भाग के पहुँचा, बोला साहब हमने तो ये ऐड दिया था और उनके और ये हमारी चैट है और ऐसे था और ये पूरा पेपर ऐड की कटिंग-वटिंग सब लेके आ गया। और उस ऐड को अलग से उन्होंने अलग और एक दिल्ली में फ्रॉड कर रखा है करोड़ों रुपए का। तो ये एक ऐसा जाल है कि इसमें ना मतलब आप एकदम से कई बार असहाय महसूस करने लगते हैं, लेकिन आप जब डायरेक्टली आप लगातार काम करते जाएँगे तो अभी अभी समाज में ना साइबर क्राइम को टैकल करने का ना तो विक्टिम्स को, ना तो हम लॉ एनफोर्समेंट को, सभी अभी हम लोग रोज़ ट्रायल एंड एरर वाला टाइप का रोज़ हम सीख रहे हैं, रोज़ नई-नई चीज़ें जान रहे हैं, रोज़ नई-नई चीज़ें कर रहे हैं। तो अमूमन अभी तक कोई भी व्यापारी जब जब व्यापार कर रहा होता है या कोई एडवर्टाइज़ वाला जब कोई ऐड पेपर में या कहीं पे चला रहा होता है, तो वो कभी भी ये नहीं देखता कि ये ऐड की क्या जेन्युइनिटी है। या जैसे आप जाएँगे अगर मार्केट में बोलेंगे मुझे 10 क्विंटल सुपारी चाहिए या 50 क्विंटल ये आटा चाहिए, तो व्यापारी बोलता है आप मुझे एडवांस में पैसे दे दो, मैं अभी अब तुरंत आपको कर देता हूँ। और वो बोलेगा ठीक है एक और अकाउंट में कर दो, तो वो आप उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो व्यापारी कभी नहीं पूछता कि आप हो कौन? और आपका जिस अकाउंट से पैसा आया है वो अकाउंट किसका है? आपका है या किसी और का? वो कभी नहीं पूछता। और ये रूटीन प्रैक्टिस है और इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठा के ये बहुत तेज़ी से और बहुत आसानी से पैसे को साइफ़न कर लेते हैं। तो एक तो ये शेयर ट्रेडिंग वाला ये है इसमें बहुत तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। इसमें लोगों का बहुत पैसा जा रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है और ये ऐसे लोगों का जा रहा है, ये लोग टारगेट करते हैं जब इंस्टा पे और इन पे ऐड चलते हैं, तो ये ऐड पे आप लोगों को मालूम होगा उसमें टारगेटिंग करने का ऑप्शन रहता है कि किस एज ग्रुप को टारगेट करें, किसको टारगेट करें। तो ये अमूमन जो है वो 35-40 साल के से लेके और 65 साल के लोगों को टारगेट करते हैं। लोग जिनको रिटायरमेंट के बाद ढेर सारा पैसा मिला होता है, वो पैसे को वो बैंक में रखे होते हैं, वहाँ बहुत कम इंटरेस्ट होता है। वो सोचते हैं कि शेयर मार्केट में लगा दें तो थोड़ा 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे, ताकि उनकी जीविका चले। ऐसे लोगों के पूरे पैसे चले जाते हैं। मेरे यहाँ पे अभी इसी तरीके से एक गेल के
जीएम से उनका पैसा करीबन 4.5 करोड़ रुपए चला गया। एक अभी एक व्यापारी है, अरहाम जैन नाम है उसका, वो उसके 1 करोड़ 18 लाख रुपए इसी शेयर ट्रेडिंग में चले गए। तो लोगों कैसे एक उडुपी की कर्नाटका की एक फैमिली है, वो यहीं इंदिरापुरम में रहती है। हस्बैंड वाइफ दोनों आईटी सेक्टर में थे, दोनों रिटायर होने के बाद उनके पास जो भी पैसे आए, वो सारे पैसे उन्होंने ब्याज कम मिलने की वजह से बैंक से उन्होंने शेयर मार्केट में लगाने के नाम पे पूरा लगा दिया और आज की डेट में उनके पास में एक भी पैसे नहीं बचे। मतलब वो जीविका चलाने के लिए एक पैसे नहीं रह गए उनके पास में। तो उनके पैसे भी हम लोग रिफंड करा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के हमने रिफंड कराए, अब तक हमने लगभग 3-4 करोड़ के आस-पास हमने रिफंड ऑर्डर करा दिया है। अब रिफंड ऑर्डर होने के बाद बैंक से भी दिक्कतें आ रही हैं, बैंक वालों के पास भी वो हुँ, एसओपी नहीं है कि कोई ऑर्डर आने पे वो क्या कैसे करें, कैसे रिएक्ट करें, कैसे उसको एग्जीक्यूट करें, उसकी भी नहीं है। अब जब पीएनबी से रिलेटेड अगर एक एक कोर्ट ऑर्डर गया, अब वो जब ब्रांच वाले के पास पहुँच रहा है, तो ब्रांच वाला उसको सर्किल वाले के पास भेज दे रहा है। भले उसके नोडल हेड से आया है वो ऑर्डर, लेकिन फिर भी वो अपने सर्किल वाले को भेज दे रहा है। सर्किल वाला बोल रहा है, ये करो, वो करो, वैसे करो। तो ये इतना घुमा दे रहे हैं इसको कि पैसे अमूमन अभी ये बैंक का बहुत बड़ा इसमें इस पूरे साइबर फ्रॉड में बैंक की का विज़न क्लियर ना हो, सबसे बड़ा मतलब प्लस पॉइंट है इन फ्रॉडस्टरों के लिए। तो ये फ्रॉडस्टर इन बैंकों की विज़न क्लियर ना होने को इस साइबर क्राइम से को कैसे हैंडल करें, इसका बहुत तेज़ी से फ़ायदा उठा रहे हैं। वो इसमें मेरी आई4सी वालों से भी बात हो रही थी सर लोगों से, लेकिन अभी अभी कुछ ऐसा एसओपी बन नहीं पाई है, ना कोई ऐसी चीज़ें हो पाई हैं, जिससे सारी चीज़ें तेज़ी से हो पाएँ। हुँ, तो ये तो एक शेयर ट्रेडिंग का फ्रॉड वाला हो गया। इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँ ये कि जब भी आपको एफआईआर के लिए विक्टिम आता है, तो अमूमन वो एक सामान्य सी बिना उसमें टेक्निकल चीज़ें दिए एफआईआर आपको ड्राफ्ट करके दे देता है कि मैं ऐसा-ऐसा सो एंड सो हूँ और मेरे साथ इतने इतने रुपए का फ्रॉड हो गया। अब आपको उसमें चाहिए ना कि आप एफआईआर के समय में विक्टिम से वो सारी चीज़ें कंटेंट्स ले लें। मसलन कि आप किस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको ये ऐड मिला और उसके बाद फिर किस आप व्हाट्सएप ग्रुप में गए। व्हाट्सएप ग्रुप में जब आप गए तो वहाँ पे आपको जिस व्हाट्सएप ग्रुप में गए उसका आप क्लिक करके उसका जो भी डिस्क्रिप्शन होता है ग्रुप का, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके एडमिन जो शो हो रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद व्हाट्सएप चैट को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। उसमें एक्सट्रैक्ट करने का तरीका होता है, उसे आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए उसके विथ इंक्लूडिंग मीडिया के साथ में और उसकी सॉफ्ट कॉपी को एक पेन ड्राइव में लेके और उसको सील कर लीजिए और एक इन्वेस्टिगेशन कॉपी बना लीजिए। साथ में उसका प्रिंट निकलवा लीजिए और जो भी उसके मीडिया है उसका कलर प्रिंट ले लीजिए और प्रिंट लेके सारे पे उसके विक्टिम के साइन करवा लीजिए। उससे 65 का सर्टिफिकेट ले लीजिए, जिससे आप ये चीज़ें इसमें 2 चीज़ें होती हैं। जैसे विक्टिम ने पैसे डाले हैं किसी अकाउंट में, जिस अकाउंट में पैसे डाले हैं, उस अकाउंट में का होल्डर जब आएगा तो बोलेगा कल को वो ये भी दावा कर सकता है क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही हाई क्लास के वकील भी ये लोग हायर कर लेते हैं और वो सब आपसे आपके केस को ही वो झूठा साबित करने पे लग जाएँगे। जब हम सही तरीके से और सही सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी वो अपने लूप होल्स निकालने लगेंगे। तो आपको करना ये है कि जिस चैट के माध्यम से फॉरडस्टर ने वो अकाउंट नंबर्स माँगे हैं, प्रोवाइड कराए हैं, जिस पे वो पैसे माँगे हैं, वो सारे अकाउंट नंबर्स आपको चैट में मिल जाने चाहिए। उन सबको शो कर लेना चाहिए, उसके एनालिसिस में वो चीज़ें आ जानी चाहिए। तो आपको वो ये चीज़ें लेना थ्रू प्रॉपर तरीका विधिवत लेना बहुत ज़रूरी है। आप 65 बी सर्टिफ़िकेट के साथ में आप इसको सारे एविडेंस ले लीजिए। इन इन एविडेंस के आधार पे आप ये साबित करेंगे कि जिन अकाउंटों में विक्टिम ने पैसे डाले हैं, वो सारे अकाउंट फ्रॉडस्टर ने फ्रॉड करने के लिए यूज़ किए हैं और दूसरे उसमें जो पैसा गया है वो जो पैसा उसने लिया है वो सब सारा फ्रॉड का पैसा है ताकि आप उसको मनी टेल बना के आप जिस अकाउंट में पैसा गया है केवल वहीं पे मत रुकिए। उसमें से पैसा तुरंत साइफन होता है 2, 3, 4 अकाउंटों में और क्योंकि ये फ्रॉड इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है कि पैसा लगातार इसमें आ रहा है। तो आप इसमें अगर मनी टेल बनाएँगे तो आप अपने विक्टिम्स को पैसा दिला पाने में 100% सफल हो जाएँगे और इसमें हो ये रहा है कि अभी हमने एक पकड़ा था उसमें एक मैनेजर जो था बैंक का, इंडसइंड बैंक का, उसको भी हमने उसका रोल था पैसे लेके अकाउंट खोलने का, तो उसे भी हमने जेल भेजा, साथ में और लोगों को हमने जेल भेजा। उसमें टोटल 17 कंप्लेनें निकली थी और उन 17 कंप्लेनों में 6 राज्य की 17 कंप्लेनें थी। मैंने वहाँ के विक्टिम से और पुलिस वालों से बात किया बट वो
एक तो बहुत सारी जगहों पे एफआईआर नहीं लिखी हुई थी और बहुत सारे जहाँ पे एफआईआर लिखी थी वहाँ पे भी या मुझे लगता है कि कुछ जानकारी का अभाव होगा या कुछ इंटरेस्ट का या कुछ दूरी का, उन लोगों ने कोई उस पे प्रॉपर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो मैंने फिर I4C को इसमें कोऑर्डिनेशन के लिए अपने यहाँ से डीसीपी साहब की तरफ से एक लेटर बनवा के भिजवाया और सभी लोगों के पास किया, वो लोग कनेक्ट कर रहे हैं अपने केसेस से। तो अगर हम इन अपराधियों को जिस किसी को भी पकड़ते हैं, उसमें पकड़ने के बाद आपका एक सिंपल सा तरीका है। आप आपके फ्रॉडस्टर के जितने भी अकाउंट आपको मिलते हैं किसी केस में, आप एनसीआरबी पोर्टल पे आप जो आपका साइबर पुलिस के रूप में जो आप लॉगिन करते हैं, उसमें जाइए और उसमें रिपोर्ट्स का जो सेक्शन होता है, उसमें फ्रॉडलेंट अकाउंट वाइज़ सर्च करिए आप। तो जब आप वहाँ पे डाल के सर्च करेंगे, तो पूरे ऑल इंडिया में जितनी भी एनसीआरबी पोर्टल पे उस अकाउंट पे कंप्लेनें लॉन्च हुई होंगी, उसका पूरा का आप एक्सेल शीट उस तरीके से आप अपने केस में कहाँ-कहाँ से और इन्वॉल्वमेंट है, वो सब सारी चीज़ें आ जाएँगी। तो इस तरीके से जब कभी भी आप कोई केस वर्कआउट करेंगे, आप कोई मुल्ज़िम पकड़ेंगे, तो वो मुल्ज़िम केवल एक जगह से उसकी रिमांड नहीं बनेगी। उसको पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण कराइए। उसको पूरे आप इंडिया के एक-एक कोने से उसका वारंट बनना चाहिए, जहाँ-जहाँ पे भी उसने फ्रॉड इसके थ्रू हुआ है। तो वो उनको जो लॉ में थोड़ी-सी अभी वो है कि इनके खिलाफ में हम नोटिस देके करना पड़ता है 7 साल से कम सज़ा का 420 और 66 डी आईटी एक्ट जो लगता है उसमें उससे 7 साल से कम की सज़ा होती है। तो उसमें आपको 2 चीज़ें करनी है। एक तो ये जो ऐप बनाते हैं शेयर ट्रेडिंग के लिए उस ऐप को से मिलता-जुलता एक रियल ऐप भी होता है। आपको उस रियल ऐप वाले से एक मेल पे पताचार करके ये ले लेना है कि ये एक फ्रॉड ऐप है और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी डॉक्यूमेंट की परिभाषा में आता है अब और ये एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी है क्योंकि उसके थ्रू ये शेयर ट्रेडिंग का वो दिखा रहे हैं आपको विक्टिम को एहसास करा रहे हैं और उसको यूज करके वो पैसे ले रहे हैं तो इस तरीके से आप 467 68 71 भी आप इसमें लगा सकते हैं और आपको लगाना चाहिए तभी आप इनकी अरेस्टिंग कर पाएंगे यदि आप इनको अरेस्ट नहीं करेंगे अगर आप इनको पूरे सभी मुकदमों से कनेक्ट नहीं करेंगे और अगर इनको हर जगह से रिमांड नहीं बनेगा तो ये आज़ाद घूमते रहेंगे और एक इनको मैसेज नहीं आएगा। इस समय ये हेवन वाला क्राइम है। ये आप क्राइम करिए, करोड़ों अरबों रुपए लूट लीजिए और पुलिस नोटिस पकड़ा दे रही है, ऐसा है। और नोटिस के बाद फिर ट्रायल पे जाएगा, भगवान जाने कब उसके बाद डिसीजन होगा, तब तक वो मज़े कर रहा है। तो आपको ये नहीं करने देना है। आप उसे उसे जेल भेजना है और प्रॉपर तरीके से जेल भेजना है और विथ इलेक्ट्रॉनिक से सारे डॉक्यूमेंट से आप मतलब एविडेंस सारे क्रिएट कर मतलब सारे के सारे एविडेंस आप ले लीजिए 65-20 सर्टिफिकेट साथ और उसको कोरिलेट कर दीजिए। आपके आईओ जो हैं इस समय इस एक्ट में इंस्पेक्टर साहब लोग हैं और बहुत सारे इंस्पेक्टर साहब जो समय के हिसाब से प्रमोट होके आए हैं, उनको ना तो कंप्यूटर का नॉलेज है ज़्यादा और ना ही उनको इस विवेचना का नॉलेज है। तो आप लोगों का मेन रोल है कि आप लोग अब ये समझिए कि आप उनके सह-विवेचक हैं और उनको विवेचना में हर तरह सहयोग करिए। उनकी सारी चीज़ें रिपोर्ट बना के दे दीजिए उनको, वो उसपे सिटी में अपने लिख लें और सही तरीके से इन अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई हो, फिर कल को आप इनके खिलाफ गैंगस्टर भी हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकती है। जब तक हम इस पे मजबूती से कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक साइबर क्राइम बिल्कुल नहीं रुकने वाला है। अवेयरनेस है, दूसरी एक्शन है। एक्शन के साथ अवेयरनेस जब कभी भी आप ऐसे मुलजिमों को पकड़ेंगे, 4 अवनीश, राज्यों आपका अपना माइक बंद कर लीजिए। अवनीश, अवनीश, माइक बंद कर लीजिए अपना। हाँ, 4 राज्यों 5 राज्यों और 6 राज्यों से जब इनके रिमांड बनेंगे तो वहाँ के पेपर में भी ये पब्लिश होगा और हम आप कितनी भी अवेयरनेस कर लें, अवेयरनेस जो होता है वो जब किसी क्राइम का न्यूज़ छपता है तो पब्लिक बड़े ध्यान से उसे पढ़ती है। तो जब वो फ्रॉड का आप पकड़ेंगे और वो जेल जाएँगे तभी उसमें मीडिया में कवरेज मिलेगा। आप उनको नोटिस पकड़ा के चार्जशीट लगा देंगे तो मीडिया को कोई कवरेज नहीं मिलने वाला। तो इसकी अवेयरनेस भी नहीं होती। तो अगर जब कभी भी आप पकड़ेंगे और इनकी मीडिया में छपेंगे ये तो उसे पढ़ के पब्लिक ज़्यादा तेज़ी से जानती है, समझती है और देखती है। तो आपको अवेयरनेस भी आपके इसी में जुड़ा हुआ है, इस क्राइम को रोकने का कि आप कितने अच्छे तरीके से इनको अरेस्ट करके जेल भेज रहे हैं और इनको सज़ा दिला रहे हैं, उसी पे सारी अवेयरनेस भी टिकी हुई है। तो हम लोगों का ये रोल इस समय थोड़ा एक्स्ट्रा है क्योंकि बाकी सारी पुलिसिंग करने के लिए हमारी पूरी पुलिस फ़ोर्स है, जो सारे तरीके से इक्विप्ड भी है और अच्छे से कर भी रही है। लेकिन वो लोग इस तरह के क्राइम को टैकल करने में नहीं सक्षम हैं, नहीं है।
तो आपको करना सिर्फ़ इतना है, चूँकि आप लोग सब यंग हैं, अभी पुलिस में आए हैं, आप सब आईटी के बारे में मतलब है कि जानकारी रखते हैं और कल को आप लोग भी प्रमोट होके उन्हीं जगहों पे पहुँचेंगे और जो लोग हैं वो तो कर ही रहे होंगे। तो आप लोग इस पे ना थोड़ा-सा एक्स्ट्रा प्रोएक्टिव होके काम करिए। अगर सामान्य तरीके से आप काम करते रहेंगे ना तो चीज़ों पे उतना अच्छा अ, असर नहीं होगा और बीइंग अ पुलिस ऑफिसर आप सभी लोगों को ना एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत है इस समय। क्योंकि आप शुरुआती दौर में ही अगर हम लोग साइबर होंगे, तो ये इससे बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा और आप इमेजिन करो पैसे की मात्रा कितनी जा रही है। आप सोच नहीं सकते कितनी मात्रा में जा रहा है। मतलब केवल एक अकाउंट में साढ़े 4 करोड़ रुपए फ्रॉडस्टर ने पैसे निकाले। एक अकाउंट को यूज़ करके। किसी में 10 करोड़, किसी में 12 करोड़, किसी में मतलब 16 करोड़, किसी में 18 करोड़, इस तरीके से पैसे ट्रांज़ैक्ट हो रहे हैं, एक-एक अकाउंट को। कितने सारे अकाउंट यूज़ हो रहे हैं। मतलब आप सोचो ये पैसे सारे जो जा रहे हैं विदेश में, ये पैसे कहाँ जाएँगे? ये पैसे किन चीज़ों में यूज़ होंगे? ये पैसे सब इन्हीं में आतंकवाद में और देश को कमज़ोर करने में, इन सब चीज़ों में ये यूज़ हो रहे हैं। तो आप इस एक एक्ट से साइबर क्राइम को कंट्रोल करके आप बहुत सारी चीज़ें कर पाएँगे। एक तो व्यक्ति का बन जाती है। यहाँ पे लोगों के 2 करोड़ रुपए चले जाते हैं और किसी को फ़र्क तक नहीं पड़ता, कोई सीधे मुँह बात तक नहीं कर रहा है उससे ऐसा है। सर मेरा एक सवाल है सर आपसे। हाँ, सॉरी सर। सर हमने देखा इन खातों में से जो भी पैसे ट्रांसफर होते हैं वो आईएमपीएस आरटीजीएस के माध्यम से ही होते हैं सर। हुँ, हुँ। तो सर इसका फाइंड आउट कैसे करेंगे सर? बैंक आईएमपीएस और आरटीजीएस का डिटेल्स दे नहीं पा रहा है सर इतना जल्दी, जिस पे हम आगे हाँ, एक्शन कर ये लिए। दिक्कत आ रही है, निश्चित रूप से आ रही है। मैंने इसको ना एमएचए में जो आई4सी है उनसे भी मैंने बात किया था। तो इसका एक सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जैसे आपके यहाँ जो भी कंप्लेन आती है ना, उसको एनसीआरबी पोर्टल पे ज़रूर रजिस्टर करा दिया करिए। ओके ओके सर। एनसीआरबी पोर्टल पे ज़रूर रजिस्टर करा दिए। एनसीआरबी पोर्टल पे रजिस्टर कराने से फ़ायदा ये होगा कि 2-3 लेयर में वो उन अकाउंटों को फ्रीज़ कर देता है और पैसे को होल्ड कर देता है। तो इतना तो हो ही जाएगा। दूसरे आप जो है ना थोड़ा-सा रिसर्च करके दीजिए। जैसे हम लोग अभी कर क्या रहे हैं, मेरे यहाँ भी यही प्रैक्टिस है और निश्चित रूप से आप लोग भी ऐसे ही कर रहे होंगे कि अमूमन होता है कि फ्रॉडस्टर का अकाउंट आपने डिटेल मंगाई, डिटेल आ गई, जी बी सर। पार्टियों में ढेर सारे बेनिफिशियरी आ गए। आप क्या करते हो ना, थोड़ा-सा भी एक्सरसाइज़ नहीं करते। आप कंट्रोल मतलब ए दबाया, पूरा सेलेक्ट किया और उठा के पेस्ट कर देते हो, उसको भेज देते हो कि तुम दो इसको ऐसा है। यही कर रहे होगे आप बेनिफिशियरी उठा के। नहीं सर, हम ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन अमाउंट और कोई नहीं बट पैसा। लेकिन अगर आप उसको छाँटेंगे ना, जी थोड़ा-सा उसको अगर एनालिसिस करेंगे तो आपका ये जो डेटा माँगते हो ना, ये बहुत ही कम हो जाएगा। कैसे कम होगा? जैसे जो ट्रांज़ैक्शन आईडी रहती है, इसके लास्ट के डिजिट होते हैं। जी वहाँ पे या तो नाम लिखा होता है या कुछ ऐसा चीज़ होता है, कुछ एक डिजिट होती है जो अकाउंट नंबर या किसी से जुड़ी होती है। जी सर। उस डिजिट को सेलेक्ट कंट्रोल एफ करके आप उसमें सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपका ये जो जैसे किसी भी फ्रॉडस्टर के अकाउंट में बहुत सारे अकाउंटों में पैसे नहीं जाते उसके। वो जी एक ट्रांज़ैक्शन तो बहुत सारे होते हैं, बट अकाउंट बहुत सारे नहीं होते। तो 8 आप या उससे 10 कुछ होते हैं उसके। हाँ, उसको फ़िल्टर 8 या करके ना उसकी संख्या जो है वो 5-10 पे ले आइए ऐसा है। 10। जो आपके जो 400 या 500 हम भेज देते हैं ना ट्रांज़ैक्शन आईडी उसको देने के लिए, उसको आप जी अगर सर। थोड़ा-सा एनालिसिस कर लेंगे, तो वो 5-10 में आ जाएगी और 5-10 में आप जब आप भेजोगे ना तो उसको आप मोस्टली आप जल्दी से ले सकोगे। जब आप सोचो कि आप बैठे हो इंडिया लेवल पे और वहाँ पे अगर हर जिले से और मतलब आप आपके 75 जिले तो यूपी में ही हैं और पूरे हिंदुस्तान से और सब जगह और 75 जिलों में हर थाने वाले भी ये साइबर सेल में कर रहे हैं। तो आप सबको सभी को अगर जोड़ लोगे थाने वाइज़ तो 15,000 से ज़्यादा थाने हमारे यहाँ हो जाएँगे। जितने भी 1500 या 1500 जितने भी थाने हैं XYZ। तो आप इतने सारे लोगों की अगर क्वेरीज़ जाएँगी तो वो जो बैठा हुआ बंदा है वहाँ पे वो भी पागल हो जाता है होगा। मतलब मैं उसकी जगह पे अपने आप को रख के इमेजिन करता हूँ बहुत अच्छा अभी क्योंकि बैंक भी ना अभी लर्निंग फेज वाला चल रहा है। उनका भी अभी वो ये सब चीज़ें उनको अनुत्पादक लगता है वो। उनको लगता है कि यार ये तो जैसे फालतू वाला है। तो वो अभी अब अपना मैन पावर भी इतना ज़्यादा नहीं रखा है उन्होंने। वहाँ नोडल पे भी इतने सारे लोग नहीं हैं उनके यहाँ, जो इतनी सारी चीज़ें दे सकें। तो आपको अपनी क्वेरी जो है ना एकदम ज़ीरोइंग करके देनी चाहिए। तो जब ज़ीरोइंग करके आप क्वेरी दोगे ना तो आपको शायद मिल भी जाएगा जल्दी से और उसमें आप काम भी कर पाओगे क्योंकि हम अपने यहाँ यही करवा रहे हैं। शुरू में तो ये लोग क्या उठाते थे हमारे यहाँ की जो टीम वाले थे, ये पूरे के पूरे को सेलेक्ट करते थे और सीधे-सीधे पेस्ट करके मेल कर देते थे। फिर उसके बाद बोलते साहब दे नहीं रहा है। तो फिर मैंने उन्हें एक दिन बैठ के मैंने उसको पूरा एनालाइज़ किया तो उसमें खाते मुश्किल से 5-10 निकल के आए हमारे काम के खाते। जी मैक्सिमम ट्रांज़ैक्शन जिनमें हो रखी थी। आप जी सर। 5-10 जी माँगोगे तो वो दे देगा और दूसरा तरीका और एक है
आप इन 5-10 की ज़ीरोइंग करने के बाद मेल से तो आप माँग ही रहे होगे, आप अपने नियरेस्ट ब्रांच में जाके रिसीव करा दिया करिए इसको। इनको नियम है कि 48 आवर्स में ये उपलब्ध कराएँ। तो आप उसके बाद उसको ढूँढना शुरू कर दीजिए क्योंकि आप मेल पे किसी को पकड़ नहीं पाते हो ना, बट आप जी, पास वाले को मिल सकते हो। इसके अलावा आपके दूसरा सर जो हर पैसा इसमें होल्ड हर हुआ सर, उस पैसा आपके को। हर जिल 1 मिनट, आपके हर जिले में एक एलडीएम होता है, ठीक है? जी हाँ, वो ऐसा। मैनेजर जो होता है उसका बैंकों का जिस जिस बैंक की सबसे ज़्यादा ब्रांच होगी आपके ज़िले में, उस बैंक का एक बंदा वहाँ पे एलडीएम के रूप में होता है और जो सीडीओ के ऑफ़िस में या वो अपने ऑफ़िस में बैठता है। सीडीओ ऑफ़िस से आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। और वहाँ वो उसका काम है केवल और केवल लॉ एनफोर्समेंट और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके और सभी बैंकों के बीच में लाइज़निंग करना। तो आप एक लेटर उसे पकड़ा दो और एक अपने नियरेस्ट ब्रांच में दे दो, तो आपको बहुत तेज़ी से मिल जाएगा। मतलब 48 आवर्स में आपको पक्का मिल जाएगा, अगर आप ऐसे करके दोगे तो। हाँ, बोलिए। दूसरा सर दूसरा सवाल ये था सर कि बहुत सारे अकाउंट्सों में हमने अगर पैसा होल्ड करवा दिया कंप्लेन के रिगार्डिंग, अब उनको रिफंड करने के लिए बोल रहे हैं कि यू हैव टू प्रोवाइड द कोर्ट ऑर्डर, हाँ, देन तो हाउ यू विल प्रोवाइड द कोर्ट कोर्ट ऑर्डर तो ऑर्डर्स? आपको देने पड़ेंगे ना, अगर आप कोर्ट ऑर्डर नहीं देंगे तो फिर कैसे वो रिफंड करेगा? देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, जैसे कि अभी बीच में चला था हिमाचल प्रदेश में ये हुआ था कि एनसीआरबी पोर्टल की कंप्लेन के आधार पे ही वो रिफंड कर दें कोर्ट जो है, लेकिन रिफंड तो आपको कोर्ट से ही कराना पड़ेगा ऑर्डर। चाहे वो आपके एनसीआरबी पोर्टल की कंप्लेन के आधार पे आप रिपोर्ट बना के दीजिए और अपने कोर्ट से जो भी कंसर्न कोर्ट है वहाँ से आप बोलिए, अगर वो उसपे रिफंड ऑर्डर कर देते हैं तो ठीक है, अगर वैसे नहीं करते तो एक एफआईआर लॉन्च करा दीजिए, एफआईआर लॉन्च करा के फिर रिफंड ऑर्डर के लिए कोर्ट से ही कराना पड़ेगा ऑर्डर। बिना कोर्ट ऑर्डर के रिफंड नहीं होगा। रिफंड दूसरा के लिए सर, थैंक यू कोर्ट सर। ऑर्डर ही करना पड़ेगा, ये तो निश्चित है ऐसा। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मतलब रिफंड हम अपने एफआईआर के बेस पर रिफंड ऑर्डर नहीं निकाल सकते हैं। आप नहीं, कोर्ट ही ऑर्डर करेगा। आप कोर्ट ही को क ऑर्डर करेगा। यार एक चीज़ समझो ना, आप इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लो। मैं अभी जो थोड़ी देर पहले कह रहा था ना, किसी 65 बी के साथ आप ये करो। आप इमेजिन करो आपके साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक है? मान लीजिए मेरा खाता यूज़ हुआ या मेरा किसी एक्स वाई जेड का हुआ। आपने अपने खाते से उस खाते में पैसे डाले हैं ना केवल। जी, बाकी सब जो हुआ है वो तो मायाजाल है। जी। हुआ क्राइम ये है कि आपके खाते से दूसरे खाते में पैसा गया। अब ये कल को ये आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपके साथ फ्रॉड ना हुआ हो। आपने किसी एक्स वाई जेड को किसी को पैसे दिए हों जेन्युइन तरीके से और आपने एक मुकदमा लिखा दिया या कंप्लेन कर दिया। बोल दिया साहब फलाने के में पैसा गया, मेरा पैसा वापस कराओ और आपने पैसे वापस करा दिए और मान लो जेन्युइन ट्रांज़ैक्शन हुआ है, फिर कैसे होगा? हो सकता है ना कहीं ऐसा? फ्रॉड व्रॉड लिया हो, जी सर, यस सर, समझ हाँ, हो गया। सकता है ना। अगर हो सकता जी, है तो हमें उसे प्रिवेंट करना पड़ेगा। उसे प्रिवेंट करने का जैसे ही आप कोई केस में किसी के खाते में पैसा गया है, वो जब पैसा वापस होता है 1 सेकंड ज़रा मैं अपना लैपटॉप चार्जिंग में लगा दूँ। सर प्लीज़। तो जो जो भी केस में पैसा गया होता है, वो पैसा जी, बेसिकली केस प्रॉपर्टी हो जाता है, एक तरीके से। और जब कभी भी कोर्ट से रिफंड ऑर्डर करती है, तो कोर्ट उतने पैसे की सिक्योरिटी भी लेती है, कि अभी आपने बोला बीइंग अ पुलिस ऑफिसर कि ये पैसा फ्रॉड का पैसा है। आपकी बात को कोर्ट ने मानते हुए उस पैसे को रिफंड करने का ऑर्डर कर दिया, ठीक? कल को अगर मान लीजिए जिसके खाते से आपने रिफंड कराया है, वो व्यक्ति ये बात साबित कर देता है कि ये ट्रांज़ैक्शन जेन्युइन ट्रांज़ैक्शन था। जी, देन कोर्ट को पैसा वापस कराना पड़ेगा ना उसको। जी, तो इसलिए वो उतने पैसे की सिक्योरिटी रख लेती है कोर्ट, कि अगर आपके 10 लाख का फ्रॉड हुआ, 10 लाख वो वापस करा रही है, तो 10 लाख की सिक्योरिटी लेगी। सिक्योरिटी लेने के बाद तब वो रिफंड ऑर्डर कराती है। कल को अगर मान लीजिए सामने वाली पार्टी ने दावा करके अपने आप को साबित कर लिया कि वो जेन्युइन है, तो पैसे उसके वापस होंगे फिर उसे। इसीलिए आपको ये चीज़ साबित करनी पड़ेगी कि ये पैसा फ्रॉड में फ्रॉडस्टर ने ही लिया है। ये ओके। कैसे साबित करोगे आप? ये साबित करोगे कि उसकी व्हाट्सएप चैट में जहाँ पे उसने खाता नंबर दिया होगा फ्रॉडस्टर ने, वो चीज़ आपकी न्यायालय में साबित होनी होगी। जब वो 65 बी सर्टिफिकेट के साथ आप उसको साइन करोगे, तो आज से जेन्युइन ट्रांज़ैक्शन था और ये पैसे दिया है। है तो कोर्ट ऑर्डर का हार्ड कॉपी बैंक में जाता है या फिर पुलिस के द्वारा नहीं, मेल के थ्रू ही जाता है? आप स्कैन करके उसको आप भेज दीजिए
मेल पे भेज दीजिए, वो उसी पे एग्ज़ीक्यूट हो जाता है, हॉट कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं होती। वो भी नोडल अफ़सर को जाता है, जिससे आप माँगते हो ना नोडल, हाँ, डिटेल्स नोडल वगैरह, को। उसी नोडल अफ़सर को आप स्कैन करके भेज दीजिए, वो और साथ में अपनी एक रिपोर्ट लगा दीजिए, कोर्ट के फला-फला ऑर्डर में आप फला अकाउंट से फला अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने, कृपया कोर्ट ऑर्डर को एग्ज़ीक्यूट करें ऐसा, ठीक है? इस तरीके से आप एक रिपोर्ट बना के भेज दीजिए, उसी पे फिर वो रिफंड हो जाएगा। इस पे काम करिए आप लोग रिफंड ना आप बहुत ज़्यादा करा सकते हैं। कहाँ पोस्ट सर, हैं इस समय आई आप? एम फ्रॉम नागालैंड इन आप मुकुकचु। नागालैंड में हैं? यस, ओके, यस। तो जैसे अभी हम लोगों ने जो बंद किया था I4C के थ्रू जो बात किया था, उसमें 17 कंपनियाँ थी और 6 राज्य है, उसमें केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, हरियाणा है, यूपी तो है ही है मध्य और प्रदेश में। छत्तीसगढ़ है, ऐसे 6 राज्य हैं टोटल, 6 राज्यों से टोटल उसमें 17 कंप्लेनें थी। अब मैं इन सभी लोगों से बोलता रहा, कोई आ ही नहीं रहा था, कोई एफआईआर ही नहीं लिख रहा था। एक का तो 2 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो रखा था, फिर भी भाई लोग एफआईआर नहीं लिख रहे थे। फिर हमने I4C को लिखा, हमने कहा ये इसके थ्रू करेंगे, तो I4C ने सभी स्टेट के हेड को लेटर भेजा, तब अब उनके कॉल आ रहे हैं, अब वो आने के लिए तैयार हो रहे हैं सारी चीज़ें। सर, तो आप वो जो मास्टर ग्रुप में हैं सर अभी, प्लीज़ नहीं मैं यार, जानना मैं अभी चाहता हूँ। फिलहाल किसी ग्रुप में नहीं हूँ, मैं विनोद सर मेरे सीनियर हैं और बड़े भाई की तरह हैं। हम लोग शुरू में ही स्टार्टिंग में 2004 वार में ही काफ़ी सर्विलांस वगैरह काम करते थे। तो अभी इस समय मैं गाज़ियाबाद में जो साइबर थाना है उसी का एसएचओ हूँ मैं इस समय। तो सर ने कहा था कि यार सुबह 7 बजे थोड़ा-सा आ जाना, तो मैंने कहा ठीक है ऐसा है। तो अभी बात कर लेंगे, जुड़ जाएँगे हम बाकी ग्रुपों में भी ऐसे। सर जुड़ जाइएगा एज ए क्लर्क, मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज़ प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट्स फॉर राइटिंग मटेरियल्स, आई थिंक। किस तरह का मटेरियल मतलब? आई मीन्स लेटर टाइप, वन लेटर टाइप ऑर्डर, आई हैव नो सर एनी आपकी आइडिया। आवाज़ आ रही है? नहीं, उसमें मैंने किया है अनुपम सिंह, वो मैंने ऐप में ही कर दिया है। अब आपको सारी चीज़ों में मैं तिवारी जी से लेकर मैं उसमें प्रोवाइड करा रहा हूँ और आप जो हैं वो थोड़ा पेड है, वो सब लोग नहीं खोलेंगे, तो वो आप लोगों के लिए तो मैं फ्री में करा रहा हूँ, तो उसमें आपके लिए लेटर हमेशा रहेंगे। उसी चीज़ को अब मैं कर रहा हूँ ताकि आपको डॉक्यूमेंट में मजबूत रहें, आपको कहाँ कौन लेटर लिखना है और किससे लिखना है। मैं तिवारी जी से अलग भी बाद में मिलके भी आऊँगा और उस तरह की जानकारी रहेगी कि आपको कहीं भी भागना नहीं पड़े अनावश्यक, और हर जानकारी, हर चीज़ और हर काम आप कर सकें। मान लीजिए बैंक्स को लिखना या किसी को भी कहीं भी आपको कोई लेटर देना है, तो वो आपको मिलते रहें और आपको कहीं किसी से पूछना ना पड़े। जी सर, जी ये सर, थैंक यू साइबर सर। क्राइम में ना काम जो है वो मतलब थोड़ा-सा हटके है। आप पुलिस ऑफिसर के साथ में आप सीए भी बन जाओगे, बैंक वाले भी बन जाओगे, आप आईटी वाले भी बन जाओगे, सब बन जाओगे आप। क्योंकि इसमें ना नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं और साइबर पे काम करने के लिए ना टेक्निकल नॉलेज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लॉजिक की ज़रूरत है, लॉजिकल नॉलेज आपका तगड़ा होना चाहिए। आप ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, आप कैसे-कैसे पूछने का आना चाहिए आपको, तो करने वाले तो बहुत सारे मिल जाएँगे आपको। किसी-किसी मेन चीज़ मैं बताना चाहूँगा तिवारी जी, बात क्या है कि जो एक्सपर्ट है साइबर, वो उन चीज़ों को नहीं बताते प्रैक्टिकल। हमें कहाँ से क्राइम को रोकना है, हम हुँ, किन चीज़ों, कौन से हमारी चीज़ें कमज़ोर हैं, कौन से हमारे पिलर मजबूत होने चाहिए। मेन चीज़ वो है हमें समझ। हेलो। हाँ, ताऊ नमस्ते, बढ़िया हूँ भाई। हाँ, ठीक हूँ मैं। कि मैं हाँ, मैंने वो तिवारी जी कार्ड देखा, मैं बैंक्स एक्चुअली मैं वालों के करने वाला लिए था अभी ताऊ जी फ़ोन। हम लोग हाँ, क्या कर सकते हैं कि अच्छा, अच्छा। बैंक बैंक अगर मजबूत रहेंगे तो गड़बड़ नहीं करें। वाली चीज़। दूसरी देने के ठीक लिए है। आएँ कि आपका एक्शन ही लोगों को लखनऊ हूँ ताऊ जी मैं। अ हाँ। अ करेक्ट करता हाँ, अयोध्या से हो गया मुझे 8-9 महीने हो गया है। है। जैसे आपने नहीं, अपना साइबर क्राइम का है, तो साइबर क्राइम में डिस्टर्ब नहीं किया। अगर मान लीजिए एक कोई भी केस आप पकड़िए, पहली बात तो ये हाँ, साइबर क्राइम जी में डिस्टर्ब नहीं। कोई भी केस की कोई अकाउंट नहीं खुल सकता। हाँ, एक स डिस्टर्ब एक नहीं। एक मेरी लापरवाही, संभव नहीं है। दोनों चीज होंगी ना, मेली भगत भी नहीं, हो इस लापरवाही इलेक्शन की भी वजह से होगी। नहीं है, लेकिन हाँ, काम तो बहुत है, हम क्योंकि लापरवाही हो रहा है में ना, हम कहाँ तक पूरे हम पूरे लापरवाही में भाई हाँ, हाँ, पूरी दिल्ली का हमारा महीने में एक आधा
हाँ, पकड़ना के क्राइम में आ जाती है नहीं नहीं, मैं मेरा कहना ये है कि इसके माध्यम से मुकदमा ही कैसी पुलिस को समझाओगे, कितना समझाओगे, कहाँ-कहाँ हाँ, हम समझाओगे, बता समझ में नहीं आता। देंगे अच्छा, वो जो व्यक्ति वेरीफाई करने जा रहा है, वो व्यक्ति पैसे लेके और वो कर दे रहा है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे बैंक वाले हमारे ज़ीरोइंग में हमने टारगेट में रखा हुआ है। एक को तो हमने जेल भेज दिया। अभी हम सभी बैंकों के जो इस टाइप के कम से कम एक-एक को तो ज़रूर जेल भेजेंगे। तो उसका तरीका ये ऐसे है के थ्रू वो 5 अकाउंट, 10 अकाउंट खोल रहे हैं। उनकी सीडीआई एनालिसिस से, उनके बीच की चैट्स से, इन इन सब चीज़ों से आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ये बैंक वाला इसमें जेल भेजते हैं। उस बैंक की न्यूज़ को हर बैंकर पढ़ता है और जब वो पढ़ता है तो वो अवेयर होता है और साथ में अगर कर रहे हैं या गलती कर रहे हैं या जानबूझ के कर रहे हैं, हम कहाँ तक फंस सकते हैं, तो वो सर अवेयरनेस। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है ना सर। जैसे अगर मान लो पुलिस संबंधी कोई न्यूज़ छपती है, तो हमारे लोगों के ग्रुप में अपने आप सर्कुलेट हो जाती है। जहाँ आप बैंक वाले को जेल भेजोगे, तो वो बैंकों के ग्रुप में तो अपने आप ही घूमनी शुरू हो जाएगी कि देखो ये वाला बैंक वाला पकड़ा गया है, ऐसा नहीं, करके। नहीं, मेरा इसमें मैं 2 चीज़ ज़रूर चाहूँगा कि नंबर 1 तो उन्होंने क्या फ्रॉड किया, जिससे जेल गए, वो वजह ज़रूर प्रेस नोट में आनी चाहिए, को अच्छी तरीके से। नंबर 2 मुझे लगता है कि इसे ज़्यादा हाइलाइट किया जाए, मतलब बैंक कर्मी एक्यूज़ से ज़्यादा हमें हाइलाइट करना चाहिए बैंक वालों को, हमें न्यूज़ ये बनानी चाहिए, बैंक वाले की, मतलब उसका जो हेडिंग होना चाहिए, बैंक वाले की मिली-भगत से चल रहा था धंधा। नहीं, बिल्कुल सर। ये इसको ना हम लोग जब प्रेस नोट बनाते हैं, जिस समय में इसका जब वर्कआउट करते हैं, तो उसमें ये चीज़ें हाइलाइट करते हैं तो हो जाती है। जैसे ये वाला हमने जो पकड़ा था, वो मैं आपको शेयर करूँगा, तो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा उसे। टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ा अच्छा कवरेज दिया था उन्होंने और उसमें मतलब बैंक वाले को अलग से फोकस किया था उन्होंने इस चीज़ नहीं, पे। वही वही न्यूज़ के हमारे हेडिंग बदल जाने चाहिए और ऐसे हेडिंग बदलने चाहिए जिससे हम मेन एक्यूज़ तो बदलते रहेंगे, लेकिन बैंक वाले तो वही रहेंगे ना। बैंक वालों को अगर हम मजबूत उन्हें सही कर लेंगे, तो फ्रॉडस्टर उसमें घुस ही नहीं पाएगा। सेकंड बात एक और मैं कहना चाहूँगा कि आप जब भी इंटरोगेशन करें, उसमें ज़रूर ये देख लें कि कोई एजेंसी या किसी की लापरवाही आप कोई भी करें, उसे लिखें और उसे ज़रूर आप जो है अपना उसका पार्ट बनाएँ, चाहे प्रेस नोट का बनाएँ, चाहे इंटरोगेशन का बनाएँ। हमेशा आपकी मजबूती वही होती है कि आप इंटरोगेशन में ज़रूर, अगर कोई बैंक वाला शामिल है, तो आप 100% ये ज़रूर पूछिए। अगर वो नहीं भी बता रहा है, तो आप इस पे फ़ोकस होइए कि कोई बैंक वाला उसमें शामिल है, इन्वॉल्व है या नहीं है। उसे आप इंटरोगेशन का पार्ट बनाइए। अगर वो एक्यूज़ बनता है, तो एक्यूज़ बनाइए और प्रेस नोट में उसके कृत्य को देने की आवश्यकता है, तो उसे ज़रूर आप बताइए। बिल्कुल सही जिससे कह वो रहे हैं। इसमें दरअसल ना आप जब कभी भी साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं या वो कर रहे थे, तो आप नंबर ऑफ क्राइम पे ना जाके आप मोड ऑफ क्राइम पे जाइए। जैसे अमूमन अगर शेयर ट्रेडिंग का फ्रॉड 20 लोगों के साथ हुआ है, तो आप अगर ढंग से उस पे काम करेंगे तो वो सारा एक केस होगा। उसका कहीं न कहीं से कनेक्शन आपस में सब में जुड़ा हुआ होगा और पैसा किसी एक के पास जा रहा होगा। तो ये आप फेडेक्स कुरियर वाला जैसे क्राइम पे अगर काम कर रहे हैं या आप पुलिस वाला बन के थ्रेट करके जो कर रहे हैं, उस पे कर रहे हैं या किसी भी इस तरीके के जो या टास्क वाला जो काम है, उस पे आप कर रहे हैं। तो इन सब पे काम करते समय आप आपके थाने पे मान लीजिए अगर जहाँ पे भी आप पोस्ट हैं, वहाँ पे अगर 10 केस या 20 केस या 50 केस या 100 केस हैं, तो उन 100 केसों में आप पहले तो अपने केसों को कैटेगराइज कर लीजिए कि ये ट्रेडिंग वाला है, ये वाला है, ये वाला है और उन सब का एक-एक चार्ट बना के बकायदा उस पे ड्राइंग शीट पे और उनको आपस में कनेक्ट करिए और कनेक्ट करके करेंगे तो आप एक में पकड़ेंगे तो उसमें सारे में हो जाएगा और जिस किसी एक में आप काम करेंगे, उसमें आप क्वालिटी वाला काम करेंगे तो आपका नंबर ऑफ क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने का प्रेशर नहीं होगा पहली बात तो। दूसरी चीज़ है कि आप एक को क्रैक करेंगे और ढंग से क्रैक करेंगे, उसमें आपके 10, 15, 20 मुकदमों में एक साथ चार्जशीट लग जाएगी और साथ में आपका काम जो है वो हाइलाइट भी होगा क्योंकि आप क्वालिटी वर्क करेंगे उसमें। बैंक पे भी क्वालिटी वाला काम करिए। जीएसटी वाले ने अगर उसमें एक जीएसटी बिना वेरीफाई किए हुए जीएसटी नंबर से इश्यू किया है, उस पे करिए। इसमें एक सीए इन्वॉल्व होगा। हमने अपने वाले केस में एक सीए को भी मुलजिम बनाया हुआ है, बॉम्बे का है वो, जो कि वो उद्यमिता प्रमाण पत्र ये सब ऑनलाइन वहीं से बैठे-बैठे बना देता था फर्जी वाले।
इसमें जीएसटी वाला भी इसी तरीके से इन्वॉल्व होता है, इस तरह से बैंक वाला इन्वॉल्व होता है, इसमें आपका सिम वाला इन्वॉल्व होता है। आप इसमें जो खाते को ऑपरेट करने वाला एक दलाल होता है, वो इन्वॉल्व होता है, जो यूएसडीटी में कन्वर्ट करके पैसे भेज रहा है, वो इन्वॉल्व होता है। इन सभी लोगों के रोल जो है ना, वो पिटी-पिटी रोल हैं ये जान लीजिए। जो ये करोड़ों का फ्रॉड होता है, उसमें ये हज़ारों वाले हैं ये मुलज़िम सारे के सारे। इनको बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा होता है। ये हमारे सिस्टम में अवेयरनेस की कमी की वज़ह से, व्यापार में जो सिस्टम चल रहा है, उसमें अवेयरनेस की कमी की वज़ह से, जो लोग वो कर रहे थे, उसी का फ़ायदा साइबर फ्रॉड वाले जो हैं, वो उसे उठा रहे हैं। और इसको रोकने के लिए आपको ना अलग तरीके से फ़ोकस करना पड़ेगा और जब आप बहुत सारे केसेज़ को अलग-अलग इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे, तो आपका समय नहीं रहेगा इतना। तो समय आपके पास तब होगा जब आप उसको थोड़ा-सा स्मार्टली मतलब अपने विवेचनाओं को अलग-अलग कर लीजिए और करके उस पे काम करिए, तो आपके पास समय भी होगा और आप क्वालिटी वाला वर्क भी कर पाएँगे। और जब तक आप क्वालिटी वाला वर्क नहीं करेंगे, तब तक ये क्राइम बिल्कुल नहीं रुकने वाला है। सर, सर मेरा एक सवाल था। सर मेरे एक रिलेटिव है, उनके साथ उस धोखे से एक गलत यूपीआई आईडी पर 50,000 रुपए ट्रांसफर हो गए। तो उन्होंने उन्होंने अब मुझे बताया है, तो उन्होंने पहले बैंक के चक्कर काटे, वहाँ उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उन्होंने अपना जो साइबर पोर्टल है, उस पे कंप्लेंट दर्ज करा दी है। अब एक महाराष्ट्र में पुलिस स्टेशन पड़ता है हिंजवाड़ा, वहाँ पे उसकी जाँच चल रही है। मैंने उनसे वहाँ कॉन्टैक्ट भी किया, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। और वो सर उनके जो 50,000 रुपए वो वापस नहीं हो पा रहे हैं। सर क्या कर सकता हूँ मैं? नहीं तो इन्होंने कंप्लेंट कहाँ पे की है? पहले तो बैंक गए, नहीं, बैंक वालों के चक्कर एनसीआरटी पोर्टल पे जब कंप्लेंट करते हैं, तो एनसीआरटी पोर्टल में थाने का नाम आता है ना, कि किस थाने जुरिडिक्शन का है। तो उन्होंने कौन सा वही थाना? सर थाना है सर हिंजवाड़ा। अच्छा, हिंजवाड़ा करके एक थाना है। उनका वो। हिंजवाड़ा करके थाना, हिंजवाड़ी करके एक थाना है मुंबई का। और उनका नंबर भी दिया है, मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि ऐसे-ऐसे मेरे रिलेटिव हैं और इस तरह से गलत यूपीआई आईडी पे इनके 50,000 रुपए ट्रांसफर हो गए। अब सितंबर में 2023 रहते सितंबर में हुए कहाँ है थे। वो आपके रिलेटिव रहते कहाँ हैं? वो आगरा रहते हैं सर। तो आगरा रहते तो फिर वहाँ कैसे क्राइम चला गया? इन्होंने वहाँ के क्यों डाल दिया? वहीं वहीं वो काम करते थे, जॉब करते थे वहीं पे। तो अपने दोस्त को कर रहे थे, 1 या 2 नंबर डिजिट ठीक है, गलत आपकी होने की वजह से। बात समझ गया, बट लेकिन जी। जैसे उन्होंने वहाँ पे कंप्लेंट की है, तो अब वहाँ की पुलिस की हेल्प से ही कुछ हो सकता है। अब अगर वहाँ पे जो भी हिंदवाड़ा जहाँ है वो वहाँ चूँकि वहाँ का थाना उन्होंने दिया, तो या तो वहाँ थाने पे जाएँ, वो वहाँ से परस्यू करें, तो ये हो सकता है। पुलिस के पास देखो यार हो क्या रहा है ना कि साइबर क्राइम के इतने सारे मामले आ रहे हैं, इतने ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं कि पुलिस वाले के पास में वास्तव में सारे मामलों को अटेंड करने का समय भी नहीं है, अगर वो दिल से करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। तो इसका सर आप वहाँ पे प्रायोरिटी तय करने 1.5 करोड़ का फ्रॉड आया है, 50 लाख का आया है, 25 लाख का है, वहीं पे कोई 10,000 रुपए की बात कर रहा होता है ना, तो बड़ा अजीब-सा लगता है। भले उसके लिए वो 10,000 रुपए सामने वाले के 50 लाख से ज़्यादा मायने रखते हों, बट लेकिन आपके लिए फिर वो कैटेगराइज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना कि पहले मैं इसको देखूँ कि पहले इसको देखूँ ऐसा है। जब वो कंप्लेन बहुत सारी आ जाती है तो ये सब प्रॉब्लम आती है। अब हम लोग के यहाँ तो ख़ैर यहाँ गाज़ियाबाद में बहुत अच्छी चीज़ हो गई है कि हमारे यहाँ तो एसओपी बनी हुई है 5 लाख से ऊपर के जितने भी हैं वो हम लोग साइबर थाने में देखते हैं, उसके बाकी है वो सभी थानों पे देखते हैं। तो अब वहाँ पे आप जो पर्टिकुलर थाने का जो भी कुछ कर सकता है, तो वहाँ पे कर लीजिए फिर अब और क्या कर सकते हैं इससे? सर दूसरी कंप्लेंट मैं यही पूछना चाह रहा था, दूसरी कंप्लेंट भी हो सकती है क्या? और कोई यार वहाँ पे डुप्लीकेसी का तो कोई मेरे नहीं कोई पोर्टल पे जाके अपने आगे दिखा दो, और उसके बाद आप फिर एक्शन ले लो, क्या इसका दिक्कत सर प्रोसेस क्या है? मान लीजिए मैंने करा दी, तो जैसे पुलिस क्या प्रोसेस करती है? जैसे कंप्लेंट दर्ज हो गई, है? वो बोलता है एंटर के उसके उसमें जैसे आसपास ये कोई है बटन है, सिर्फ एनसीआरबी इंसान दबाना पोर्टल पे जो पड़ता कंप्लेन खोलने के बाद सर उसपे वो एक्शन लेता है। एक्शन लेने में ये आता है कि आप है। हाँ, एंटर के आसपास। उसको एफआईआर अब लिख मुझे के बटन याद नहीं है, मुझे उंगलियों में वैसे याद आगे उसमें कार्रवाई करिए, या फिर आप एनसीआरबी पोर्टल पे आप उस जो कंप्लेन आई उसके आधार पे सारी डिटेल्स वगैरह मंगा लीजिए, मंगा के आप अगर सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो वैसे सॉर्ट आउट कर लीजिए। ये दोनों चीजें हो सकती है। अभी इसमें अगर गलती से पैसा गया हुआ है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, करना बस इतना ही है कि वो जो वाले ना पैसे वापस कर देगा।
इसमें धोखाधड़ी तो हुई नहीं है एक तरीके से। नहीं, धोखाधड़ी सर नहीं हुई है, तो अपने आप से गलती से हुआ है। ठीक है, उसको बस केवल उसे अकाउंट तक पहुँचना है, उस अकाउंट वाले का डिटेल लेके और उससे उससे फिर आप वो कर लीजिए, तो अपने यहाँ पे आप कंप्लेंट लॉन्च करा लीजिए, उसके अकाउंट डिटेल मंगा लीजिए और मंगा के उसके बाद फिर उसको सॉर्ट आउट करा लीजिए। ठीक है सर, है ना? थैंक यू सर। ठीक है, आज रखा जाए? और कोई चीज़ अगर किसी को पूछनी हो भाई, वरना फिर आज के लिए मेरे ख्याल से ना नेक्स्ट डे पे